गणित की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। चलिए इसको जानने के लिए एक कहानी सुनते हैं। रामू एक गरीब किसान था। वह प्रति वर्ष फसल लगाने के लिए बैंक से कर्ज लेता था। फसल पकने के बाद उसे बाजार में बेचकर वह प्रति वर्ष अपना कर्ज चुकाता था। पिछले वर्ष रामू ने बैंक से 1000 रुपये कर्ज लिया था। फसल पकने के बाद उसे बेचकर उसने अपना कर्ज चुकाया। उसे कर्ज से मुक्त होने के लिए बैंक में 1100 रुपये चुकाना पड़ा। कर्ज चुकाने में उसे 1 वर्ष का समय लगा। उसने बैंक के साहब से पूछा कि आपने मुझसे 100 रुपये अतिरिक्त लिया, यह क्या है? बैंकर ने कहा कि यह अतिरिक्त धन ब्याज है। आपसे कर्ज के बदले 10% प्रति वर्ष की दर या भाव से ब्याज लिया गया है। आशा करता हूँ कि आपने कहानी बड़े ध्यान से सुना होगा। आइए अब कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रामू ने कितना रुपए कर्ज लिया था? 1000 रुपये। ठीक है, रामू ने कितना रुपया कर्ज लिया था? 1000 रुपये। यह 1000 रुपये रामू के द्वारा लिया गया ऋण था। इसी 1000 रुपये को यहाँ पर कहा जाएगा मूलधन। इसको हम प्रिंसिपल अमाउंट भी कहते हैं, अर्थात लिया गया या दिया गया धन मूलधन कहलाता है। रामू को कर्ज मुक्त होने के लिए कितना धन जमा करना पड़ा? 1100 रुपये। तो यह धन कहलाता है मिश्र धन, जिसे हम अमाउंट भी कहते हैं, अर्थात जिस धन को चुकाने से हम कर्ज मुक्त हो जाएं, वह कहलाता है मिश्र धन। हमारा अगला प्रश्न है, रामू द्वारा कितना अतिरिक्त धन जमा किया गया? 100 रुपये। ठीक है, यह 100 रुपया ही कहलाएगा ब्याज या साधारण ब्याज। इसे हम अंग्रेजी भाषा में इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। अब देखते हैं, 1000 रुपये रामू ने कर्ज लिया था, 100 रुपया उसने अतिरिक्त दिया। इस प्रकार से उसने 1100 रुपया कुल राशि बैंक में जमा की। ये 1000 रुपये जो है वो मूलधन था, 100 रुपया अतिरिक्त धन था जिसे हम ब्याज कहे, और 1100 रुपये हमारा क्या था? मिश्र धन। इस प्रकार से हमारा एक सूत्र बन गया, मूलधन धन ब्याज बराबर मिश्र धन। अर्थात मिश्र धन वह धन है जिसमें मूलधन एवं ब्याज दोनों शामिल रहते हैं। यहाँ पर 3 राशियाँ हैं, मूलधन, ब्याज और मिश्र धन। इन तीनों राशियों में से यदि हमें 2 राशि ज्ञात हो तो हम तीसरी की गणना बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। ये हमारा एक सूत्र है। यदि हमें मूलधन और ब्याज मालूम हो तो हम मिश्र धन ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, अब इसी सूत्र को हम 2-3 प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम मिश्र धन को उसके पक्ष अर्थात बाएं पक्ष में ही रख दिए। अब हम क्या किए? मूलधन को पक्षांतर कर दिए। तो मूलधन दाएं पक्ष में धनात्मक है तो बाएं पक्ष में ऋणात्मक हो जाएगा। ये हमारा ऋण मूलधन हो गया, और दाएं पक्ष में ब्याज को रख दिए। अब देखिए, एक नया सूत्र बन गया, अर्थात यदि मिश्र धन से मूलधन को घटाया जाए तो हमें ब्याज ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, इसी सूत्र को एक तरीके से और लिखा जा सकता है, जैसे कि अब देखिए कि हमको अभी क्या किए, हम मिश्र धन ज्ञात किए, ब्याज ज्ञात किए, अब हमको मूलधन ज्ञात करना है। तो देखिए, इस सूत्र को ध्यान से देखिए, ये मिश्र धन
अब ब्याज का मैं पक्षांतर कर दिया तो धनात्मक से इधर आके क्या हो गया, ऋणात्मक, और दाएं पक्ष में मूलधन को ही लिख दिया। तो एक नया सूत्र बन गया मूलधन ज्ञात करने का। मिश्र धन से ब्याज को घटाया जाए तो हमको मूलधन प्राप्त होगा। तो इस सूत्र की मदद से हम मिश्र धन भी ज्ञात कर सकते हैं, ब्याज भी ज्ञात कर सकते हैं और मूलधन भी ज्ञात कर सकते हैं। चलिए इन सूत्रों को हम अपने कहानी पर लागू करके देखते हैं। हमारे रामू जी के द्वारा जो कर्ज लिया गया था वो था 1000 रुपया। तो इस मूलधन के बदले यहाँ लिख दिया मैं 1000 रुपये। ब्याज उनको कितना लगा था, ब्याज मतलब अतिरिक्त धन कितना लगा था, 100 रुपये। अब दोनों को मैं जोड़ूंगा तो 1000 और 100 कितना हो जाएगा, 1100 रुपया। ये 1100 रुपये क्या था, वो अंतिम में कर्ज मुक्ति के लिए जो रकम जमा किया था वो था। तो ये हमारा क्या कहलाता है, मिश्र धन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ यदि हमें मिश्र धन और मूलधन ज्ञात हो तो हम ब्याज की गणना कर सकते हैं। तो मिश्र धन कितना था, रामू के द्वारा जमा किया गया 1100 रुपया। मूलधन कितना था, 1000 रुपया। दोनों को घटा दिए तो क्या प्राप्त हुआ, 100 रुपया। और यही 100 रुपया उसके लिए क्या था, ब्याज, जिसे हम अतिरिक्त धन कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए मूलधन ज्ञात करना है। तो देखिए मिश्र धन क्या था, रामू के द्वारा जमा किया गया 1100 रुपये। ब्याज कितना जमा किया उसने, 100 रुपया। तो 1100 से 100 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 1000 रुपया। और यही जो 1000 है वो रामू के द्वारा लिया गया कर्ज था, अर्थात मूलधन था। अब हम कहानी की ओर पुनः चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रामू किस दर या भाव से कर्ज लिया था। तो इसका उत्तर है 10% प्रति वर्ष। यहाँ जो प्रति वर्ष लिखा है उसका भी बहुत ही महत्व है, क्योंकि 10% उनका दर है, वो भी साल में एक बार। इसी को हम दर कहते हैं, जिसे अंग्रेजी भाषा में रेट कहा जाता है। दर को हमेशा प्रतिशत में ही व्यक्त किया जाता है। प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा, अर्थात 100 रुपये में कितना। अब हमारा प्रश्न है, रामू द्वारा कितने दिन के लिए कर्ज लिया गया था। तो इसका उत्तर है 1 वर्ष के लिए। तो ये जो 1 वर्ष है वही हमारे लिए कहलाता है समय, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में कहते हैं टाइम। चलिए अब कहानी की ओर पुनः लौटते हैं और देखते हैं कहानी में क्या हुआ। रामू द्वारा 1000 रुपया उधारी लिया गया था, कर्ज लिया गया था, ठीक है। और उसके द्वारा जो कर्ज लिया गया था उस पर बैंक वाले ने 10% का भाव लगाया था, अर्थात 10% उसका दर था। और कितने दिनों के लिए लिया था वो, 1 वर्ष के लिए, ठीक है। 1000 मूलधन था, 10% रेट था और समय कितना था, 1 वर्ष। यदि मैं इन तीनों का गुणा कर दूं आपस में तो मुझको क्या प्राप्त होगा, देखिए। इन तीनों का यदि मैं गुणा करता हूं तो क्या प्राप्त होता है, देखिए। 1000 के बदले मैं 1000 लिख दिया। 10% का मतलब क्या होगा, 10/100 गुणा 1। अब देखिए ये ऊपर 10 एकम 10 और 10 दहम 100। यहाँ भी 10 एकम 10, 10 एकम 10, 10 शून्यम शून्य, 10 शून्यम शून्य। तो कुल मिला के हमारा 100 एकम 100 रुपये बचा यहाँ पर, क्योंकि मूलधन 100 रुपये था ना, तो यहाँ रुपए में था ना, तो यहाँ भी क्या आएगा, रुपये में आएगा। तो हमारे पास क्या बचा, 100 रुपये, ठीक है। अब देखिए यही 100 रुपये हमारे लिए क्या था, ब्याज। अब देखिए इसको हम एक सूत्र का रूप दे सकते हैं। हम यहाँ पर लिख सकते हैं साधारण ब्याज बराबर, ठीक है। तो साधारण ब्याज यदि हमें ज्ञात करना है तो मूलधन, दर और समय को आपस में गुणा करना होता है, तो हमको साधारण ब्याज ज्ञात हो जाता है। ये देखिए यहाँ पूरा अच्छे से स्पष्ट है। रामू ने 1000 रुपया कर्ज लिया था, उसका रेट था 10%, 1 वर्ष के लिए उसने ब्याज लिया था, ठीक है। तो तीनों को हमने गुणा किया तो हमको क्या प्राप्त हुआ, 100 रुपया। और यही 100 रुपया रामू के लिए क्या था, अतिरिक्त धन, जिसे हम ब्याज कहते हैं।
इसी से हम साधारण ब्याज का सूत्र बड़ी आसानी के साथ बना सकते हैं। देखिए, साधारण ब्याज बराबर 1000 के बदले क्या लिख देंगे, मूलधन, 10% क्या है हमारा, दर, प्रतिशत, और एक क्या है, वर्ष, या जिसको हम एक वर्ष क्या है, समय। ये हो गया हमारा समय। तो इस प्रकार से साधारण ब्याज का एक सूत्र बन गया, मूलधन गुणा दर प्रतिशत गुणा समय। एक कहानी के माध्यम से हमने बड़ी आसानी के साथ साधारण ब्याज का सूत्र बना लिया। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर प्रतिशत गुणा समय। ठीक है, इसी सूत्र को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, मूलधन गुणा दर गुणा समय। अब देखिए, यहाँ पर मैं दर के साथ प्रतिशत नहीं लिखा, तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100। तो नीचे बटा करके मैं क्या लिख दूंगा, 100। तो हम दोनों में से किसी भी सूत्र का इस्तेमाल करके साधारण ब्याज की गणना कर सकते हैं। साधारण ब्याज की गणना कब करेंगे, जब हमें मूलधन, दर और समय ज्ञात हो तब। और इसी को हम यदि अंग्रेजी भाषा में लिखना चाहें तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट के लिए P लिखेंगे, रेट के लिए R और समय के लिए T। तो इस प्रकार से हमारा सूत्र बन जाएगा। अब आगे देखते हैं, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर प्रतिशत गुणा समय। अब इसी सूत्र को हम देखिए ऐसे लिखेंगे तो हमको साधारण ब्याज ज्ञात हो जाएगा, लेकिन मान लो जाए हमको समय ज्ञात करना है, इसी सूत्र की मदद से समय ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, ये देखिए, समय दाएं पक्ष में है तो मैं इसको दाएं पक्ष में अकेले छोड़ दूंगा। ठीक है, अब इधर क्या बचा, बाएं पक्ष में साधारण ब्याज बचा। ठीक है, अब मूलधन गुणित दर प्रतिशत दोनों का क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो यहाँ दाएं पक्ष में इन दोनों का गुणा हो रहा है, तो पक्षांतर करने से क्या हो जाएगा, भाग। तो ये हो जाएगा मूलधन गुणा दर प्रतिशत। ठीक है, अगर हम प्रतिशत न लिखना चाहें तो इसके बदले में क्या लिखेंगे, 1/100। ये देखिए, इसके बदले में क्या लिखेंगे, बटा 100। तो 100 यहाँ पर दाएं पक्ष में 100 कहाँ पर है, भाग के रूप में है। तो पक्षांतर करेंगे 100 का इधर, तो बाएं पक्ष में क्या हो जाएगा, गुणा के रूप में बदल जाएगा। तो ये आ जाएगा 100 का गुणा। तो ये हमारा जो सूत्र है वो समय ज्ञात करने के लिए हो गया। यदि हमको समय ज्ञात करना है तो साधारण ब्याज को 100 से गुणा करेंगे और मूलधन गुणा दर से भाग करेंगे। इसी प्रकार यदि मान लो जाए हमको मूलधन ज्ञात करना है, तो मूलधन ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, समय और मूलधन की जगह को आपस में बदल देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा सूत्र, साधारण ब्याज गुणा 100 बटे, अब देखिए मूलधन के बदले में क्या लिख दूंगा, समय और गुणा दर। तो ये हमारा जो सूत्र है वो मूलधन ज्ञात करने का है। इसी प्रकार यदि हमको दर ज्ञात करना है तो दर ज्ञात करेंगे तो फिर मूलधन और दर के जगह को आपस में बदल देंगे। तो क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज गुणा 100 बटे ये समय का समय रहेगा और यहाँ क्या हो जाएगा, गुणा मूलधन। तो देखिए, हम एक ही सूत्र को 4 प्रकार से यहाँ पर लिख दिए। यदि हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है तो ये वाला सूत्र उपयोग करेंगे, समय ज्ञात करना है तो इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, मूलधन ज्ञात करना है तो इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, दर ज्ञात करना है तो इस सूत्र का। यदि यहाँ पर ये थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है, यदि हम चाहें तो समय को इधर न लिख करके इधर लिख सकते हैं, लेकिन उससे सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मूलधन को इधर न लिख के हम इधर लिख सकते हैं। देखिए, ये मूलधन ज्ञात करने का सूत्र हो गया। और दर को इधर न लिख करके हम इधर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से एक ही सूत्र से हम विभिन्न राशियां ज्ञात कर सकते हैं। हमारे पास कुल 4 राशियां हैं, साधारण ब्याज, मूलधन, दर और समय। यदि इन चारों में से कोई 3 हमें ज्ञात हो तो चौथी की गणना हम बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है जो जानना बहुत ही आवश्यक है, वो है साधारण ब्याज और ये मूलधन। साधारण ब्याज
और ये मूलधन, ये मूलधन और ये साधारण ब्याज हमेशा रुपए में व्यक्त किया जाता है। इसकी इकाई रुपए होती है। रुपए और पैसा भी इसमें शामिल हो सकता है। और ये जो दर है, दर की इकाई होती है प्रतिशत। ये हमेशा प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। और ये जो समय है वो हमेशा वर्षों में व्यक्त किया जाता है। ये इसके लिए हमेशा वर्ष का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि हमारा प्रश्न बड़ी आसानी के साथ बन जाए।